हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम पीएनसी में पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, जैसे हम बोलते हैं ओपन सिलेक्शन। ओपन सिलेक्शन मींस यू हैव टू सिलेक्ट एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है एंड ओपन सिलेक्शन का मींस है आप उसमें से एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इट मींस दैट यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एनी नंबर मींस कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो लेना ही लेना है। यू हैव टू सिलेक्ट एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला रिजल्ट आता है नंबर ऑफ ओपन सिलेक्शंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, है ना। आप ये समझ लीजिए आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको उसके ओपन सिलेक्शन निकालने। ओपन सिलेक्शन मींस यू हैव टू सिलेक्ट एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट। n ऑब्जेक्ट में से कम एक ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है और बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वेज, कितने मैनर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज कर लिया मैंने जो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं a1 a2 a3 एंड अप टू सो ऑन an, है ना। तो आपको अगर n ऑब्जेक्ट्स गिवन है तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इन केस अगर सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। n में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आप कितने मैनर से सेलेक्ट कर सकते हैं, nc1। अगर आप एक बार में दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, एक बार में दो ऑब्जेक्ट, तो n में से दो ऑब्जेक्ट कितने डिफरेंट तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, nc2। अगर एक बार में आप तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो n ऑब्जेक्ट्स में से थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है, nc3 प्लस अप टू सो ऑन। और सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके मैनर्स क्या होंगे, NCN। ध्यान दीजिएगा NC नॉट केस नहीं बनाएंगे। ओपन सिलेक्शन मींस यू हैव टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और ये बाइनोमियल सीरीज का सम है तो NC नॉट प्लस NC1 अप टू NCN ये होता है 2 रेज़ टू द पावर n। लेकिन यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है तो नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना। तो अगर सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं तो ओपन सिलेक्शंस कितने होते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। इसको कुछ लोग ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे n ऑब्जेक्ट्स गिवन थे और मैंने यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट्स उठा के यहाँ रख लिए, कुछ उठाया और यहाँ रख लिया, है ना। इसी काउंटिंग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारा सिलेक्शन है, अब ये कितने डिफरेंट मैनर से हो सकता है। तो मैंने जो भी कुछ उठा के यहाँ रखा उसमें इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ होगा, इस ऑब्जेक्ट के साथ दो बातें होंगी, या तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा या तो लूंगा या फिर छोड़ दूंगा। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ होगा, फिर से दो बातें, या तो लूंगा या फिर छोड़ दूंगा। इसके साथ भी दो बातें हुई होंगी, या तो सिलेक्ट करूंगा या फिर रिजेक्ट करूंगा। इसके साथ भी दो ऑप्शन होंगे, या तो लूंगा या फिर छोड़ूंगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये n ऑब्जेक्ट है, टोटल मैनर्स कितने हो गए, 2 रेज़ टू दी पावर n, है ना। ये 2 रेज़ टू द n मैनर हुआ। लेकिन ये जो काउंटिंग है 2 रेज़ टू द पावर n, इसमें एक मैनर वो है जिसमें a1 को छोड़ा है, इसमें भी एक मैनर वो है जिसमें a2 छोड़ दिया, इसमें भी एक मैनर वो है जिसमें a3 छोड़ दिया, और इसमें भी एक मैनर वो है जिसमें मैंने an को छोड़ दिया। यानी ओवरऑल मिला के एक वो मैनर आएगा जिसमें आपने a1 a2 a3 अप टू n सारे ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया है। और ये अलाउड नहीं है बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट, तो इसलिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप इस ओपन सिलेक्शन को यहाँ से भी समझ सकते हैं, 1 बाय 1 देखिए, एक एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, दो दो सिलेक्ट किया, इस तरह से भी, या फिर कुछ इस तरह से भी, जैसे हर एक ऑब्जेक्ट पर दो केस होंगे तो टोटल केस होगा 2 रेज़ टू द पावर n। और 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हर काउंटिंग में एक वो केस सब्ट्रैक्ट यहाँ पर लिया गया है जिसमें उस ऑब्जेक्ट को छोड़ा है। तो अगर हम उस केस को समझ लें तो उस केस को हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा इसमें केस वो आता है जब कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो, तब ओपन सिलेक्शंस कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ओपन सिलेक्शंस ऑफ थिंग्स when there are p things are alike of one kind, q things are alike of second kind, and r things are alike of third kind।
तो अब जरा देखिए, आपकी बार जो अपने पास ऑब्जेक्ट्स गिवन है उसमें क्या है, P ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं, वो एक काइंड के हैं, Q दूसरे ऑब्जेक्ट हैं, वो आइडेंटिकल हैं, वो सेकंड काइंड के ऑब्जेक्ट हैं, R थिंग्स आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, है ना। तो इस केस में आपको ओपन सिलेक्शन निकालने हैं, है ना। तो देखिए, P थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, तो मैं इसको आपको एक छोटे से केस से समझाना चाहता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ, है ना, फिर अपन उस कंसेप्ट की बात करेंगे। आउट ऑफ 3 आइडेंटिकल एप्पल्स, four identical bananas and 5 oranges, find total number of open selections। ठीक है ना। तो जरा इस सीन को समझिएगा, हमारे पास 3 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, 4 आइडेंटिकल बनानास हैं, 5 भी आइडेंटिकल हैं, 5 आइडेंटिकल ऑरेंज है। कितने डिफरेंट मैनर से आप एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एक प्रोडक्ट मैं कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर द प्रोडक्ट, 3 एप्पल्स हैं। तो एप्पल के साथ क्या हुआ हो, जब मैं कुछ भी सिलेक्ट करूंगा तो एप्पल के 3 एप्पल्स हैं, इसमें के साथ 4 केस हुए होंगे, या तो मैं एक भी एप्पल नहीं लूंगा, या फिर एक एप्पल लूंगा, या फिर 2 एप्पल लूंगा, या फिर 3 एप्पल लूंगा। ये जो एक्सपोनेंट है ये एप्पल की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बनानास कितने मेरे पास 4, चारों आइडेंटिकल बनानास हैं। तो 4 आइडेंटिकल बनाना है अपने पास, तो अगर मैं कुछ भी सिलेक्ट करता तो बनानास के साथ क्या इवेंट हो गया, तो एक भी बनाना नहीं लूंगा, या फिर एक लूंगा, या फिर 2 लूंगा, या फिर 3 लूंगा, या फिर 4 लूंगा, है ना। और सिमिलरली ऑरेंज कितने अपने पास, ऑरेंज है 5, तो इनके पास 6 केसेस बनेंगे, तो एक भी नहीं, या तो एक भी ऑरेंज नहीं, या फिर एक, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5। तो मैंने एक प्रोडक्ट को बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस प्रोडक्ट के थ्रू मैं आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर हम इस प्रोडक्ट के कुछ टर्म निकालें, सम टर्म्स ऑफ above प्रोडक्ट आर। देखिए, जब कभी हम 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट का हर टर्म 3 नंबर का प्रोडक्ट होगा, उनमें से एक टर्म पहले ब्रैकेट से आएगा, दूसरा टर्म दूसरे ब्रैकेट से आएगा, तीसरा टर्म तीसरे ब्रैकेट से आएगा। तो सपोज करो मैंने यहां से a स्क्वायर लिया, यहां से b टू द पावर 1 लिया, और यहां से o टू द पावर 3 ले लिया, तो एक टर्म ये आ जाएगा a स्क्वायर b टू द पावर 1 o टू द पावर 3, है ना। तो ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने 2 एप्पल पिक किए, एक बनाना लिया है और 3 ऑरेंज लिए, यानी ओवरऑल कितने फ्रूट्स लिए, 3.4 और 2 6 फ्रूट्स लिए, है ना। सिमिलरली अगर मैं a स्क्वायर को b टू द पावर 4 के साथ कनेक्ट करूं, और यहां से मैं o टू द पावर 5 को कनेक्ट कर दूं, तो ये भी एक प्रोडक्ट का टर्म आएगा, a स्क्वायर b टू द पावर 4 o टू द पावर 5, यानी 2 एप्पल लिए, 4 बनाना लिए, 5 ऑरेंज लिए। आप कोई भी टर्म ले लें, जैसे ये भी एक टर्म होगा, अगर हम स्टार्टिंग के पहले टर्म ले लें, a नॉट b नॉट o नॉट, है ना, और सारे के लास्ट टर्म ले लें, a q b टू द पावर 4 o टू द पावर 5। तो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपने कोई भी एप्पल नहीं लिया, कोई भी बनाना नहीं लिया, तो सभी का एक्सपोनेंट 0 है, और कोई भी ऑरेंज नहीं लिया। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने तीनों एप्पल ले लिए, चारों बनाना ले लिए, 5 ऑरेंज ले लिए, है ना। तो आई थिंक यहां से जो मैंने जो भी कुछ लिखा है, इससे आपको एक मैसेज मिला होगा। मैसेज ये मिला होगा कि एवरी टर्म ऑफ द अबव प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में जो मैंने 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किया है, इस प्रोडक्ट का हर टर्म एक सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एवरी टर्म ऑफ द अबव प्रोडक्ट रिप्रेजेंट अ सिलेक्शन। क्लियरली, एवरी टर्म ऑफ द above product represents a selection,
ये प्रोडक्ट का हर टर्म एक सिलेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल कितने मैनर्स होंगे, जितने प्रोडक्ट में टर्म्स आएंगे, कितने डिफरेंट सिलेक्शंस बना सकते हैं जितने इस प्रोडक्ट में टर्म आएंगे, है ना। तो प्रोडक्ट में टर्म्स कितने आएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ओपन सिलेक्शन या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, बोथ हैव द सेम मीनिंग। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए एप्पल 3 थे लेकिन एप्पल पर केस कितने बनेंगे, 4 केसेस, 3 + 1। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट हम यूज नहीं करते, एनसीआर टाइप का सिंबल यहाँ पर यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सी वाला सिंबल हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, यानी ऑब्जेक्ट जब डिस्टिंक्ट होते हैं तो मैटर करता है हमने कौन सा एप्पल पिक किया, किसको छोड़ा। लेकिन जब तीनों एप्पल एक जैसे हैं और 3 एप्पल में से मैं एक एप्पल सिलेक्ट कर रहा हूं, तो आपने अगर इसको 3C1 लिख दिया तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, बिकॉज सारे तीनों एप्पल एक ही हैं। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी मैटर करेगी, क्वालिटी मैटर नहीं, सभी की क्वालिटी सेम है, कोई भी एप्पल उठाए उसका एक ही मैनर होगा। तो जब ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल होते हैं तो उनको अरेंज करें या फिर उनको सिलेक्ट करें, उनको अरेंज करने का भी एक मैनर होता है, उनको सिलेक्ट करने का भी एक मैनर होता है, ठीक है ना। तो 3 आइडेंटिकल एप्पल्स थे तो उस पर कितने केस बनेंगे, 3 + 1 4, है ना। 4 आइडेंटिकल बनाना थे उस पर कितने केस बनेंगे, 4 + 1, और ऑरेंज थे 5 तो उस पर केस कितने बनेंगे, 5 + 1। आ रही बात समझ में। लेकिन इनमें से आप ये देखिए मैंने एक स्पेशल केस भी काउंट किया हुआ है, A0 B0 C0, यानी इस प्रोडक्ट में ये भी तो टर्म एक आएगा जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हर ब्रैकेट का पहला टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म ये भी आएगा, और ये कोई भी सिलेक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि ओपन सिलेक्शन मींस होता है यू हैव टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स। तो ये वाला केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 4 × 5 × 6, 6 5 30, 4 × 120 -1, दैट कम्स आउट टू बी 119। तो ये जो -1 करते थे जो पिछले वाली स्लाइड में, हो सकता है आपको वहां पर कम फील आई हो, ये -1 कैसे किया गया है, तो अब उसकी फील आई थिंक आ जानी चाहिए, ठीक है। 119 आंसर आ गया। चलिए बैक इन एक्शन। तो हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे थे, टोटल नंबर ओपन सिलेक्शन ऑफ थिंग्स व्हेन देयर आर p थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, p थिंग एक जैसी है, q थिंग दूसरे टाइप की आइडेंटिकल है, r थिंग तीसरे टाइप के और आइडेंटिकल है। तो जो p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उस पर कितने केस बनेंगे, p + 1, या तो एक भी ना ले या फिर एक ले या फिर दो ले या फिर सारे ले लें। सिमिलरली q आइडेंटिकल थिंग पर q + 1 केस बनेंगे, r आइडेंटिकल थिंग पर r + 1, और 1 सब्ट्रैक्ट करें। 1 क्यों सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि एक केस सभी में काउंट हो रहा है कि पहले वाले को भी छोड़ दिया, दूसरे भी छोड़ दिया, तीसरे भी छोड़ दिया, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट नहीं किया, वो -1 हो गया, ठीक है ना। आफ्टर दैट एक टाइप और इसमें आ सकता है जैसे मिक्स्ड हो, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो कुछ डिफरेंट हो। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस when p things are alike of one kind, q things are alike of second kind, r things are alike of third kind, and rest t things are different, है ना। तो अब t things different है, p things कैसी है, p things alike of one kind, q things alike है दूसरे kind की, r things alike of third kind, लेकिन रेस्ट बाद में जो बची t things है वो सारी की सारी डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ ओपन सिलेक्शन कैसे आएंगे, तो जो p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके ओपन सिलेक्शन कैसे बनेंगे, p + 1, या तो एक भी ना ले या फिर एक ले या फिर दो ले फिर सारे ले लें। सिमिलरली q थिंग्स भी आइडेंटिकल हैं एक ही टाइप के, तो उनके कितने वेज आएंगे, q + 1, r थिंग आइडेंटिकल और थर्ड काइंड आइडेंटिकल है इसलिए इसके r + 1। लेकिन अब बची हुई जो t थिंग्स है वो सारी डिफरेंट हैं, तो वो सारी डिफरेंट, तो उनमें से हर एक जैसे a1 a2 a3 अप टू at ये t थिंग्स हैं। तो जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है तो मैटर करता है कि लिया या छोड़ दिया, तो इस पे भी 2 केस आएंगे, a1 पर या तो लेंगे या छोड़ देंगे, ये डिफरेंट है, इस पर भी 2 केस, इस पर भी 2 केस, इस पर भी 2 केस, तो 2 × 2 × 2 टोटल क्या आएगा, 2⁻t, है ना, -1। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर केस में एक केस काउंट ये हो रहा है कि एक भी आपने p वाली क्वालिटी का नहीं लिया, फर्स्ट क्वालिटी एक भी नहीं ली, सेकंड भी नहीं लिया, थर्ड भी नहीं लिया, और इसमें से कुछ नहीं लिया, तो वो -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना।
चलिए, तो थ्योरी ज्यादा कुछ थी नहीं इसमें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। out of 3 different mass, out of 3 different mass, 4 different physics, 4 different physics and 5 different chemistry books. Five different chemistry, C1, C2, C3, C4, C5 chemistry books. How many different selections? How many different selections can be made? How many different selections can be made so that each selection consists of first part exactly one book on each subject. अब 1 by 1 इसके आंसर भी निकालते जाएंगे। exactly one book on each subject। चलिए करते जाते हैं। देखिए, मैथ्स की मेरे पास 3 डिफरेंट बुक्स हैं, तीनों डिफरेंट हैं। फिजिक्स की 4 डिफरेंट बुक्स हैं, केमिस्ट्री की 5 डिफरेंट बुक्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस कैन बी मेड सो दैट ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। तो मैथ्स की 3 डिफरेंट बुक हैं और मेरे को मैथ्स की एग्जैक्टली एक बुक चाहिए, तो 3 में से कोई भी एक बुक, 3C1 मैंने उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिजिक्स की 4 डिफरेंट बुक्स हैं, उसमें से एक चाहिए इंटू 4C1, और केमिस्ट्री की 5 डिफरेंट बुक्स हैं, उसमें से एक चाहिए इंटू 5C1। 3 4 जा 12, 5 जा 60। पहले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है आपका एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। अब एटलीस्ट वन बुक ऑन ईच। मैथ्स की मेरे पास 3 डिफरेंट बुक हैं, लेकिन मेरे को मैथ्स की कम से कम एक बुक चाहिए। तो जब कम से कम एक बुक चाहिए, क्या मतलब, या तो एक बुक लूंगा या फिर 2 बुक लूंगा या फिर तीनों ले लूंगा। तो मैथ्स की बुक के साथ क्या होगा, 3C1, एक बुक लेता हूं तो इतने मैनर आएंगे, 2 लेता हूं तो इतने मैनर आएंगे, 3 लेता हूं तो इतने। ये मैथ्स की बुक वाला रिजल्ट आ गया। इनटू, अब फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स के साथ क्या होगा, 4 बुक्स हैं, या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, है ना। केमिस्ट्री की मेरे पास 5 बुक्स हैं, तो केमिस्ट्री के साथ साथ क्या होगा, 5C1 या फिर 1 2 अप टू समान कहां तक जाएगा, 5C5। तो व्हाट इज द आंसर, 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। इसका आंसर आएगा 2 की पावर 3 माइनस 1। ये तो मैथ्स की बुक का आंसर आ गया। फिजिक्स की बुक का 4C1 से लेके 4C4 केवल 4C0 मिसिंग है, इसका आंसर आएगा 2 पावर 4 माइनस 1। और केमिस्ट्री की जो बुक्स है 5C1 से 5C5, 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1। तो ये आंसर आएगा आपके सेकंड पार्ट का। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है टेकिंग एटलीस्ट वन बुक। टेकिंग एटलीस्ट वन बुक, यानी ओवरऑल में से मेरे को कम से कम एक बुक चाहिए, है ना। तो इसका आंसर निकालते हैं, ओवरऑल में से कम एक। तो मैथ्स की कितनी बुक है अपने पास, 3 डिफरेंट बुक्स हैं, तो हर एक बुक पर कितने ऑप्शंस होंगे, 2 2 2। तो मैथ्स की बुक के लिए मैक्सिमम ऑप्शंस कितने होंगे, 2 की पावर 3। इनटू फिजिक्स की अपने पास 4 बुक्स हैं, तो फिजिक्स की बुक के कितने ऑप्शंस आएंगे अपने पास, 2 की पावर 4।
और केमिस्ट्री की 5 डिफरेंट बुक्स हैं। केमिस्ट्री की बुक के लिए ऑप्शन क्यों, हर एक बुक पर 2 ऑप्शन, या तो लेंगे या फिर छोड़ देंगे, 2⁵5 है ना। लेकिन 1 में सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो टोटल काउंटिंग हुई है इसमें एक ऐसी काउंटिंग आएगी जिसमें सारी मैथ्स की बुक छोड़ दी, सारी फिजिक्स छोड़ दी, सारी केमिस्ट्री छोड़ दी, यानी किसी भी बुक को आपने सेलेक्ट नहीं किया, ये अलाउड नहीं है, वो कम से कम एक बुक आपको सेलेक्ट करनी है। तो ये आ जाएगा इस पार्ट का आंसर, ठीक है ना। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट, आउट of 2 apples, 3 mangoes, 3 mangoes and 4 bananas, how many different selections of fruits can be made, how many different selection fruits can be made if each selection has फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट, इसको मैं कॉल करूंगा, if each selection has a part at least one fruit, B part at least one fruit of every species, at least one fruit of every species, है ना। अब इस प्रॉब्लम आपको 2 पार्ट में सॉल्व करना है। केस फर्स्ट fruits of the same species are alike, यानी एक ही काइंड के जो फ्रूट्स हैं उनको हम आइडेंटिकल मानेंगे, तब दोनों पार्ट के आंसर निकालेंगे। और एक बार एक ही टाइप के जो फ्रूट्स हैं, है ना, उनको अगर हम डिफरेंट मानते हैं तब आंसर क्या आएगा। तो हम 2 केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दोनों पार्ट का आंसर, ए पार्ट बी पार्ट का आंसर दोनों केस में निकालेंगे। जब आइडेंटिकल मानेंगे तब उनका आंसर क्या है, जब डिफरेंट मानेंगे तब क्या आएगा। चलिए करते हैं। तो अंडर द केस 1 आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट मीन्स कि आपके 2 एप्पल्स हैं, ये दोनों आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, 3 मैंगोज हैं, ये तीनों आइडेंटिकल हैं, 4 बनानास है, ये भी आइडेंटिकल है ना। अब मेरे को आंसर देना है कि we have to find out the number of open selections that we have to select at least one fruit, यानी कम से कम एक फ्रूट हम कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ए पार्ट का आंसर एटलीस्ट 1 फ्रूट लेना है। तो एप्पल्स के साथ साथ क्या इवेंट होगी, 2 + 1, आइडेंटिकल हैं, 2 एप्पल हैं तो एक भी नहीं लेंगे, या फिर एक लेंगे या फिर 2 लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। 3 मैंगोज हैं तो इनके साथ कितनी इवेंट होंगी, 3 + 1, या तो एक भी मैंगो नहीं, या फिर एक, या फिर 2, या फिर 3। इंटू बनाना के साथ क्या इवेंट होगी, 4 + 1, है ना। और -1 क्यों, क्योंकि हो सकता है आपने सारे फ्रूट छोड़ दिए हो। तो ये ए पार्ट का आंसर है जब एलाइक मान रहे हैं। बी पार्ट एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ एवरी स्पीसीज, यानी हर वैरायटी का एक फ्रूट तो चाहिए ही चाहिए। तो एप्पल अपने पास 2 हैं तो आपको हर वैरायटी एप्पल कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए। तो एक लेंगे या फिर 2 लेंगे, केवल 2 ही केस बनेंगे। 2 लेंगे तो भी एक तरीका है, और एक एप्पल उठा, 2 आइडेंटिकल एप्पल में से मेरे को एक एप्पल उठा, उसका भी एक ही तरीका है, इंटू 3 आएगा। 3 मैंगो है, कम से कम एक चाहिए, तो एक लेंगे या फिर 2 लेंगे या फिर 3 लेंगे। बनानास भी 4 है तो इसके 4। सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे नहीं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 0 वाला केस ना तो यहाँ काउंट किया, ना यहाँ पे किया, ना यहाँ पे किया। तो अंडर द केस 1 ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया।
अब हम इसी प्रॉब्लम को अंडर केस सेकंड, यानी 2 एप्पल हैं, दोनों डिफरेंट है, 3 मैंगोज हैं, तीनों डिफरेंट है, 4 बनानास है, सारे बनाना डिफरेंट है। डिफरेंट मानते हुए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो मैटर करता है किसको लिया और किसको छोड़ा, यानी यहाँ पे कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट यूज होता है। तो एटलीस्ट 1 फ्रूट चाहिए, ओवरऑल में से कम एक फ्रूट चाहिए। तो 2 एप्पल हैं तो कितने केस बनेंगे, हर एक एप्पल पर 2 केस, 2 स्क्वायर। 3 मैंगोज है, कितने केस बनेंगे, 2 की पावर 3। 4 बनानास है, कितने केस बनेंगे, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का पैसे समझ लें कि या तो एक 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ओवरऑल में से कम एक फ्रूट चाहिए, एटलीस्ट 1 फ्रूट। तो -1 क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें एक बुक केस आएगा, इसमें एक भी एप्पल नहीं लिया, एक भी मैंगो नहीं लिया, एक भी बनाना नहीं लिया। दिस आंसर ऑफ द ए पार्ट, है ना। अब बी पार्ट की बात कर लेते हैं। एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ एवरी स्पीसीज, हर वैरायटी का कम से कम एक चाहिए। तो 2 एप्पल हैं, तो 2 एप्पल हैं, इनमें से एक कम से कम एक एप्पल चाहिए। तो 2c1 प्लस 2c2, इसमें यहाँ क्या आएगा, 2c1 प्लस 2c2 है। तो एक एप्पल लेंगे फिर 2 लेंगे। मैंगो 3 है मेरे पास, मेरे को कम से कम एक मैंगो लेना है। तो क्या क्या केस बनाएंगे, तो एक लेंगे या फिर 2 लेंगे या फिर 3 ले लेंगे। बनानास 4 है, कम से कम एक बनाना चाहिए। 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4। तो इस पार्ट का आंसर क्या आएगा, 2c1 प्लस 2c2 यानी 2 स्क्वायर माइनस 1, और 3 मैंगोज थे 2 की पावर 3 माइनस 1, और 4 बनाना से 2 की पावर 4 माइनस 1। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जब ये डिफरेंट है, ठीक है ना। और जब ये थ्योरी पढ़ ली तो इसके बाद अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो डिवाइजर पर बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए भी थ्योरी नियर अबाउट सेम ही रहेगी हमारी। तो एक प्रॉब्लम उससे रिलेटेड भी कर लेते हैं। कंसीडर द नंबर n equals to 75,600, है ना। n एक नंबर गिवन है। अब इसमें मैं आपसे बहुत सारे पार्ट पूछ रहा हूं। पहला पार्ट है फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। इस नंबर के टोटल कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं, है ना। तो पहले अपन इसी का आंसर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नंबर है इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, कितनी प्राइम डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। तो कुछ 2 की पावर आएगी, कुछ 3 की पावर आएगी, कुछ 5 की पावर आएगी। तो मैं इसको यूज कर लेता हूं। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 4 आएगा, 3 रेज़ टू द पावर 3, 5 का स्क्वायर एंड 7 रेज़ टू द पावर 1। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है ना। अब जरा समझना यार, इस नंबर का ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, है ना। अब मेरे को बताना है इसका टोटल कितने डिवाइजर्स आएंगे। तो मैं बात करता हूं कंसीडर द प्रोडक्ट। डिटेल फॉर्म में हम इसको समझेंगे जिससे हम नीचे वाले पार्ट जितने भी पार्ट बने उसका आसानी से आंसर दे सकें। तो इस फैक्टराइजेशन को देखते हुए मैंने एक प्रोडक्ट कंसीडर किया। देखिए 2 की पावर 4 आ रही है, 2 की पावर 4 आ रही है, तो मैंने एक ब्रैकेट बनाया 2 रेज़, या तो एक भी 2 नहीं लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, या फिर 3 लेंगे, या फिर सारे के सारे 2 ले लेंगे, ठीक है ना। 3 की पावर 3 है तो एक भी 3 नहीं लेंगे, एक 3 लेंगे, 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। 5 के साथ क्या होगा, 5 रेज़ पर 0, 5 रेज़ पर 1, 5 रेज़ पर 2। 7 के साथ क्या होगा, या तो एक भी नहीं या फिर एक, है ना। क्योंकि इस नंबर का कोई भी जो डिवाइजर है वो अगर n का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है तो उसमें जो आप डिवाइजर पिक करोगे उसमें 2 की पावर a, कुछ 2 की पावर होगी, कुछ 3 की पावर होगी, कुछ 5 की पावर होगी, कुछ 7 की पावर होगी। लेकिन यहाँ पर a की जो लिमिट्स होंगी, a की लिमिट होंगी, देखिए a 2 का एक्सपोनेंट क्या 4 है, तो a की लिमिट होगी 0 से 4 तक, है ना। b की लिमिट क्या होगी, 3 की पावर क्या दे रखे 3, तो b की लिमिट हो जाएगी 0 से 3, और 5 की पावर 2 है तो c की लिमिट क्या होगी 0 से 2, और d की लिमिट क्या होगी 0 से 1, है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पर मार्क की हुई है। खैर मैंने ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना। अब मैं इस प्रोडक्ट के कुछ टर्म्स लिखना चाहता हूं जो थ्योरी मैंने आपको पहले भी समझाई थी। सम टर्म्स ऑफ द एबव प्रोडक्ट। तो मैं कुछ टर्म्स लिखना चाहता हूं, जैसे यहां से 2 पावर 1 ले लिया, 3 स्क्वायर ले लिया, 5 पावर 1 ले लिया, 7 पावर 0, 2 पावर 1, 3 स्क्वायर, 5 पावर 1,
7 टू द पावर 0, ये एक टर्म आ गया। कुछ और टर्म लिखना चाहता हूँ, 2 की पावर 2 ले लिया, 3 की पावर 3 ले लिया, 5 पावर 0, 7 पावर 0, ये भी प्रोडक्ट का एक टर्म आएगा। कुछ और टर्म ले लिया, यहाँ से 2 पावर 4 ले लिया, 3 पावर 0, 5 पावर 0, 7 पावर, ये भी एक प्रोडक्ट का टर्म आएगा। अच्छा, एक टर्म तो ये भी है, अगर हम हर ब्रैकेट का पहला टर्म ले लें तो देखो ये भी एक टर्म आ रहा है, 2 पावर 0, 3 पावर 0, 5 पावर 0, 7 पावर 0, और हर ब्रैकेट का लास्ट टर्म ले लें, सबसे बड़े एक्सपोनेंट ले लें तो वो भी प्रोडक्ट का एक टर्म आ रहा है, 2 पावर 4, 3 पावर 3, 5 स्क्वायर, 7 पावर 1। तो ये जो दो हैं, ये दो वेरी स्पेशल केस है। देखिए ये नंबर 1 बन रहा है, ये नंबर क्या बन रहा है 1, और ये ओरिजिनल नंबर बन रहा है n। तो किसी भी नंबर के ये दो डिवाइजर तो होते ही है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, है ना। तो जो मैंने टर्म्स लिखे हैं और भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो ये जो मैंने टर्म डिस्प्ले किए हैं, तो आप देखिए इनमें से हर टर्म, ये जो भी लिखा हुआ है, हर टर्म जो होगा n का डिवाइजर होगा, है ना। क्लियरली एवरी टर्म ऑफ द एबव प्रोडक्ट, यानी हम इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट हमने कंसीडर किया 4 ब्रैकेट्स का, इस प्रोडक्ट का कोई भी टर्म आप निकालिए, हर टर्म जो होगा वो n का क्या बनेगा, एक डिवाइजर बनेगा। एवरी टर्म ऑफ द एबव प्रोडक्ट इज अ डिवाइजर ऑफ n, यानी इस प्रोडक्ट का हर टर्म जो है इस गिवन नंबर n का डिवाइजर होगा। अब बात है इस टोटल नंबर n के कितने टोटल डिवाइजर्स हो सकते हैं, तो जितने इस प्रोडक्ट में टर्म आएंगे, ये जो ऊपर प्रोडक्ट बनाए, जितने इस प्रोडक्ट में टर्म्स आएंगे उतने ही डिवाइजर्स आएंगे, है ना। तो अब मैं आंसर करने जा रहा हूं फर्स्ट पार्ट का। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n कितने आ जाएंगे बच्चों, टोटल डिवाइजर, इसमें कितने टर्म्स आए, 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1, 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, आई थिंक 5 4 जा 20, 23 जा 62 जा 120, टोटल 120 डिवाइजर्स आएंगे टोटल मिलाकर, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट पूछा नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स। तो देखिए ये जो 120 है, ये तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं। तो किसी भी नंबर में दो इम्प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं, सॉरी यार, किसी भी नंबर में दो इम्प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं। जैसे ये जो नंबर था 75,600, तो इसका एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो दो डिवाइजर मिलते हैं, जैसे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बहुत छोटी सी क्लास से ये सब हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं नंबर सिस्टम में। तो कोई भी नंबर ले, उसके दो डिवाइजर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो 1 से नंबर, हर नंबर डिविजिबल होता है और खुद से नंबर डिविजिबल होता है। तो ये जो दो डिवाइजर, इनको हम लोग इम्प्रॉपर डिवाइजर बोलते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इनको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। इनको हटा लेने के बाद जो टोटल बच जाएंगे, दैट आर नोन एज द प्रॉपर डिवाइजर्स। तो टोटल डिवाइजर थे 120 में से एक तो 1 को हटाना है, क्योंकि हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है, हर नंबर खुद से भी डिविजिबल होता है। तो 120 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये जो बचेगा यही, सॉरी ये क्या बचेगा, 178 बचेगा, है ना। तो ये आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स 178। थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स। ऑड डिवाइजर्स कितने होंगे, तो ऑड डिवाइजर्स निकालने का मतलब है कि आपको जो आप डिवाइजर निकाल रहे हो उसमें 2 की एक भी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर 2 की आप एक भी पावर ले लेंगे डिवाइजर में, जैसे ये वाला डिवाइजर कैसा होगा, ये वाला डिवाइजर इवन होगा, ये वाला भी इवन होगा, ये वाला भी इवन होगा। तो अभी तक मैंने जो लिखे वो सारे इवन। जैसे एक मैं लिखता हूं यहाँ पर, जैसे मैं 2 पहले ब्रैकेट से मैंने 2 पावर 0 ले लिया, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का कोई भी टर्म निकालें तो पहले ब्रैकेट से कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो पहले ब्रैकेट से मैंने 2 पावर 0 ले लिया, 3 पावर 1 ले लिया, 5 पावर 1 ले लिया, 7 पावर 0 ले लिया। तो ये एक ऑड डिवाइजर आया। पहले ब्रैकेट से 2 पावर 0 ले लिया, दूसरे ब्रैकेट से 3q ले लिया, तीसरे 5 पावर 1, 7 पावर 1, ये भी ऑड डिवाइजर। ऑड डिवाइजर का मतलब 2 का एक्सपोनेंट 0 होना चाहिए। पहले ब्रैकेट से फिक्स हो गया मुझे 2 पावर 0 ही लेना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर मींस नो 2 शुड बी टेकन। 2 का एक्सपोनेंट हमें 0 लेना पड़ेगा, है ना। तो 2 का एक्सपोनेंट हमने 0 ले लिया, तो ये तो फिक्स हो गया।
अब जो 3 का एक्सपोनेंट था उसकी बात करते हैं, तो 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, है ना। या फिर आप इस केस में ये समझ लें कि ये जो प्रोडक्ट है केवल इतना पार्ट कंसीडर कर लें, ओनली दिस वन। तो इस प्रोडक्ट से जितने भी टर्म आएंगे वो हर टर्म n का डिवाइजर होंगे, और n का ऐसा डिवाइजर होंगे जिसमें 2 अवेलेबल नहीं है। 2 अगर अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली वो सारे डिवाइजर कैसे हो जाएंगे, ऑड। ठीक है ना। तो यहां से आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12 टू द 24, तो 24 ऑड डिवाइजर्स आ जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, अच्छा अब मैं ऑड डिवाइजर्स तो मैं पूछ ही चुका हूं, और टोटल डिवाइजर हमने पहले ही निकाल रखे थे। टोटल डिवाइजर है 120 और नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर है 24, तो आप चाहो तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हो। 120 माइनस 24, भाई ये तो टोटल डिवाइजर है और ये ऑड डिवाइजर है, तो टोटल में से ऑड हटा देंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास इवन डिवाइजर्स आ जाएंगे। तो ये तो हम तब करेंगे जब हमने ये पूरा वर्क कर रखा। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट यही पार्ट केवल पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर निकालने का मतलब हुआ कि हमको 2 की कम से कम एक पावर तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। अरे बस समझ, यानी इतना प्रोडक्ट कंसीडर करना पड़ेगा। 2 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा प्रोडक्ट ले लें, दिस वन। इस पूरे प्रोडक्ट से जितने भी टर्म आएंगे उसमें कम से कम 2 की पावर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 2 की पावर 4। 2 पर 0 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इवन चाहिए तो 2 की मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो इस ब्रैकेट में 4 टर्म आ जाएंगे, इस ब्रैकेट में भी 4 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 2 आएंगे। तो इस प्रोडक्ट से जो टर्म जनरेट होगा वो डिवाइजर होगा और साथ ही साथ वो इवन भी होगा, है ना। तो नंबर ऑफ इवन डिवाइजर का मतलब एटलीस्ट 1 2 शुड बी टेकन, यानी कम से कम 2 का एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 4 जा 16, 6 जा 96। तो ये आपके फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। अब मूव करते हैं आगे। नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 5। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 5। तो ऐसे कितने डिवाइजर्स बनेंगे जो खुद 5 से डिविजिबल होंगे। तो 5 से डिविजिबल होने का मतलब हो तो 5 का एक्सपोनेंट कम से कम 1 होना चाहिए। तो हम पूरा प्रोडक्ट लेंगे लेकिन 5 पावर 0 को रिमूव कर देंगे, 5 पावर 0 को हटा दो, 5 वाला ब्रैकेट सिर्फ इतना लगा दो, केवल इतना। और बाकी 2 वाली पूरी सीरीज ले लो, 3 वाली पूरी सीरीज ले लो, 7 वाली 2 पूरी सीरीज ले लो। तो 5 से डिविजिबल होने का मतलब है 5 का एक्सपोनेंट, जो भी डिवाइजर ले रहे हैं आप उसमें 5 का एक्सपोनेंट कम से कम 1 होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट 1 5 शुड बी टेकन, यानी 5 का एक्सपोनेंट कम से कम 1 आना चाहिए। तो वो कितना आ जाएगा, 2 का एक्सपोनेंट कितना था, 2 का एक्सपोनेंट था 4, तो बस यहां पर आ जाएगा, यहां पर ही आंसर लिख देता हूं मैं। तो 2 का एक्सपोनेंट 4 था, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 मीन्स 5। 2 के बाद था 3 का एक्सपोनेंट ये एज इट इज रहेगा। लेकिन 5 का एक्सपोनेंट था 2, तो 5 के एक्सपोनेंट पर केवल 2 केस बनेंगे, या तो 1 या फिर 2, और 7 के एक्सपोनेंट पर भी 2 केस। 5 4 जा 20, 20 4 जा 80। तो नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 5 का आंसर आएगा 80। ठीक है बच्चों। आफ्टर दैट एक पार्ट है नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाई 10। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10। कौन सा पार्ट है अपना, सिक्स पार्ट। नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10। 10 से डिविजिबल होने वाले डिवाइजर, तो 10 से डिविजिबल होने का मतलब है 2 की एक्सपोनेंट कम से कम 1 हो और 5 की एक्सपोनेंट भी कम से कम 1 होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 5
शुड बी टेकन, यानी 2 का एक्सपोनेंट कम से कम 1 होना चाहिए, 5 का एक्सपोनेंट भी कम से कम 1 होना चाहिए। तो वो कितने आएंगे, 2 का एक्सपोनेंट कितना था 4 था, तो 4 आएगा क्योंकि 2 पावर 0 काउंट नहीं होगा। 3 का एक्सपोनेंट कितना था, उस नंबर को अगर मैं लिख दूं तो बेटर रहेगा। वो नंबर हमारा था 2 पावर 4 3 क्यू 2 स्क्वायर, हाँ 4 3 2 1, ओके तो 4 आ गया। और 3 का एक्सपोनेंट था 3, तो 3 का एक्सपोनेंट 3 था, तो इस पर तो 4 ही आएगा क्योंकि 3 पर कोई केस नहीं बनेगा। 5 का एक्सपोनेंट कितना था, 5 का एक्सपोनेंट था 1, तो इस पर एक ही केस आएगा। और 7 का एक्सपोनेंट भी 1 था, इस पर 2 केस आ जाएगा। एक्चुअली आप यहां से ऐसे समझे, यहां से ज्यादा फील आएगी। आपको 10 से डिविजिबल होने वाला डिवाइजर चाहिए, तो 2 वाला इतना ब्रैकेट लिया जाएगा, 2 वाला ये लेंगे, 3 वाला पूरा ले लेंगे, और 5 पर भी कम से कम एक, तो 5 वाला केवल इतना, और 7 पर कोई रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन केवल 2 और 5 में है, तो 2 और 5 में 2 वाली इतनी सीरीज, तो कितने केस बनेंगे यहाँ पर 4, है ना। और 3 फ्री है, 3 पर भी 4 केस आएंगे, 5 पर 2 केसेस आ जाएंगे, 5 पर 2 केसेस आएंगे, और 7 वाले पर भी 2 केसेस। 4 4 जा 16, 2 द 16 4 जा 64 केसेस आएंगे। तो वही है यार, वो अवेलेबल नहीं होता तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। 64, ठीक है ना। नेक्स्ट केस है आपका सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो पहले तो मैं यहाँ पर n लिख लेता हूँ यार, कंफ्यूजन होता है, डेटा है नहीं अपने पास अवेलेबल। n जो था आपके पास नंबर था 2 की पावर 5, 3q 2 की पावर 5 था, 3q था, 5 स्क्वायर था, 7 पावर 1 था, है ना। ये नंबर, इस नंबर पर हम लोग क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। 7 पार्ट है सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो इस नंबर के जितने भी डिवाइजर्स बन सकते हैं उन सभी का सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, तो इस नंबर के जो टोटल डिवाइजर्स हैं वो हम कहां से लिख सकते हैं, किस प्रोडक्ट से लिख सकते हैं, वो जो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 भी था क्या, 2 की पावर 4 था यार, सॉरी मिस्टेक बहुत हो रही है, 2 और 5 नहीं है, 2 की पावर 4 है। टू की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेस पावर 4 इंटू 3 रेस पर 0, 3 रेस पर 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब इंटू 5 रेस पर 0, 5 रेस पर 1, 5 रेस टू द पावर 2, 7 रेस टू द पावर 0 प्लस 7 रेस टू द पावर 1। तो ये जो सम मैंने लिखा है, ये जो ब्रैकेट्स के थ्रू मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, तो आप देखिएगा जब आप इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो इस नंबर के जितने भी डिवाइजर्स हैं वो सारे के सारे डिवाइजर्स यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख जाएंगे, है ना। तो पहले मैं सारे डिवाइजर्स लिखूं, उनको ऐड करूं, लिखकर ऐड करूं, या फिर मैं ऐसा करूं कि इस सीरीज का सम अलग निकाल लूं, इसका अलग निकालूं, इसका अलग निकालूं, इसका अलग निकालूं, बाद में मल्टीप्लाई करूं। तो दोनों के लिए एक ही बात होगी। आप चाहे तो किसी छोटे नंबर पर ही वर्क करके चेक कर सकते हैं, जैसे n को छोटा सा नंबर ले ले 12, है ना, n 12 ले लिया तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो इसके कौन कौन से डिवाइजर्स आएंगे, 12 के कौन कौन से डिवाइजर है, 1 से डिविजिबल होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, खुद से होता है। अब टोटल सम निकाल लीजिए, 12 और 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28 आ रहा है आई थिंक, एक बार चेक कर लीजिए। 18 4 22 और 3 2 5 1 6 28 आ रहा है। अब आप चाहो तो इसको ऐसे देख लीजिए कि टोटल डिवाइजर सम चाहिए तो 2 की पावर 2 है, 2 पावर 0, 2 रेस पर 1, 2 रेस पर 2, और 3 की पावर 0, 3 रेस पर 0, 3 रेस पर 1। तो इस सीरीज का सम निकाल लीजिए, 4 2 6 1 7 और 4 7 4 28। तो एक ही बात होती है, क्योंकि इस ब्रैकेट से जितने भी डिवाइजर मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली लिखे थे फिर उनको ऐड किया, तो वो सारे डिवाइजर्स यहाँ से प्रोडक्ट से मेरे पास जनरेट हो जाएंगे, है ना। तो जो मैंने ये प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, तो इस प्रोडक्ट फॉर्म में कैपेसिटी है, इस जो गिवन नंबर n है इसके सारे डिवाइजर्स यहाँ से मेरे को मिल जाएंगे। तो केवल डायरेक्टली आप ये सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हर ब्रैकेट में जीपी बन रही है, तो जीपी का सम लगा दीजिए, 2 पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 पहली जीपी का सम, सेकेंड जीपी 3 पावर 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 सेकेंड जीपी का सम आ जाएगा, 5 क्यू माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 थर्ड जीपी का सम,
और 7 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, ये सारे डिवाइजर्स का सम आ गया। ठीक है ना। आफ्टर दैट इसमें एक पार्ट आता है डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4m plus 2, डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4m plus 2। ठीक है ना। ठीक है, इस काइंड का डिवाइजर निकालना 4m plus 2 काइंड का। तो 4m plus 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 times 2 into 2m plus 1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 into 2m plus 1। अच्छा, यहाँ पे 2m plus 1 कैसा नंबर आएगा? ऑड नंबर आएगा। 2m plus 1 जो आ रहा है अपना ऑड नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें केवल 2 का एक ही एक्सपोनेंट लेना है। तो ये जो सीरीज हमको गिवन थी, जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की थी, ये वाली सीरीज, तो 2 का केवल एक ही एक्सपोनेंट लेना है और बाकी सारे टर्म मुझे यहां से बनाने हैं ये वाले ब्रैकेट से। ये वाला ब्रैकेट पूरा ले लीजिए और 2 का केवल एक ही एक्सपोनेंट, 2 की पावर 1 ले लिया, 2 के सिर्फ एक एक्सपोनेंट लेंगे इनटू दिस, और यहां से हम जो भी कुछ निकालेंगे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, आपके पास ऑड नंबर जनरेट होंगे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर m की फॉर्म और डिस्प्ले कर देते हैं। m क्या होगा? m यहाँ पर कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। 2m plus 1 हमेशा एक ऑड नंबर देगा, और m नेचुरल ना देके मेरे ख्याल से आई थिंक मेरे को होल नंबर बोलना चाहिए, क्योंकि 1 भी तो आएगा ना। m यहाँ पर लिख दीजिएगा, m होल नंबर है, m 0 1 2 से लेकर n तक जा सकता है। तो इस केस में 2 into 2m plus 1, तो 2 तो एक मैंने ले ही लिया है ना, और बाकी सारे नंबर हम कहां से लेंगे? 3 वाली सीरीज में। तो 3 के पास 3 था, तो 3 के पास 3 से कितने केस आ जाएंगे? 3 plus 1, और 5 का स्क्वायर था तो कितने केस आएंगे? 2 plus 1, 3 केस आएंगे। 7 की पावर 1 था तो 1 plus 1 into 2, 4 3 था 12, 2 था 24 केसेस आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट केस पर मूव करते हैं। कौन सा केस है? 8th केसेस हो गए थे, 9th केस है नंबर ऑफ वेज in which n can be resolved as a product of two divisors। ठीक है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि n जो नंबर गिवन था, n वो नंबर था, मैं फिर से लिख लेता हूँ, 2 की पावर 4 था, 3 का 3 था, 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2 था, 7 पावर 1 था। आई थिंक यही था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मेरा क्वेश्चन यार इस नंबर को हम दो डिवाइजर्स के प्रोडक्ट में कैसे ब्रेक कर सकते हैं? जैसे 12 है, 12 को मैं 4 into 3 भी लिख सकता हूँ, 6 into 2 भी लिख सकता हूँ, 1 into 12 भी लिख सकता हूँ। तो बहुत से डिफरेंट मैनर है 12 को दो डिवाइजर्स के प्रोडक्ट में लिखने के। ये सारे नंबर क्या हैं? डिवाइजर्स हैं 12 के, है ना। तो 12 को तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं बात करें जनरल कोई भी नंबर है उसको दो डिवाइजर्स के प्रोडक्ट में कैसे ब्रेक करते हैं, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला, एक थ्योरी वाला पार्ट आपको पढ़ा देता हूँ। सपोज दैट n कोई नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन है p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2 एंड अप टू 1 pn की पावर अल्फा n, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। और इसमें हम बात करेंगे कि अगर n परफेक्ट स्क्वायर है, तो इफ n is not a perfect square, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, then number of ways, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं, then number of ways होता है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2। जितने भी डिवाइजर्स टोटल हो सकते हैं उसमें 2 का डिवाइड दे दीजिए। जैसे मैंने 12 लिया था, है ना, एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको। 12 किस से डिविजिबल है? 12 के पहले सारे डिवाइजर लिख दो। 12 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। तो 12 के कितने डिवाइजर आ गए? 3 और 3 6 आ गए। अब 12 को दो डिवाइजर्स के प्रोडक्ट में लिखो। 6 डिवाइजर है तो देखिए 1 into 12 लिख सकते हैं, 2 into 6 12 लिख सकते हैं, 3 into 4। तो टोटल 6 डिवाइजर थे और जिसको मैंने 3 मैनर से दो के प्रोडक्ट लिखा। 1 into 12 एक मैनर हुआ, 3 into 6 दूसरा मैनर हुआ, 3 into 4 2 into 6 दूसरा मैनर, 3 into 4 तीसरा मैनर। तो 12 को हमने 3 डिफरेंट तरह से दो डिवाइजर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जितने डिवाइजर्स होंगे 2 का
डिवाइड लग जाएगा, है ना। अब इसमें एक पार्ट ये आता है कि अगर नंबर n परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड केस, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये पता कैसे चलता है कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर हर प्राइम डिजिट की एक्सपोनेंट इवन नंबर है, अगर हर प्राइम डिजिट की एक्सपोनेंट इवन है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर। अगर कम से कम एक प्राइम डिजिट ऐसी है जिसकी एक्सपोनेंट ऑड है तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो n अगर परफेक्ट स्क्वायर, एक छोटा सा केस ले लेते हैं, तो इस केस में फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, प्लस 1 by 2, ये फॉर्मूला होता है अगर n परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो n परफेक्ट स्क्वायर है तो वो भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर द टाइम भी मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, 16 ले लिया। अब 16 के सारे डिवाइजर लिखो, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। तो n के मैंने सारे डिवाइजर लिख दिए। तो देखिए, तो इसको दो दो के प्रोडक्ट में लिखना था, तो एक मैनर हो गया 1 into 16 ये वाला, दूसरा मैनर हो जाएगा 2 into 8 ये वाला। लेकिन अब 4 रह गया अकेला, तो 4 का 4 से करेंगे, तो यहाँ पर 4 सिर्फ एक ही बार लिखा दिख रहा है क्योंकि दूसरा 4 तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो 4 into 4, तो ये जो एक्स्ट्रा 1 हम ऐड कर रहे हैं वो इस नंबर के लिए, क्योंकि 1 into 16 तो एक हो ही गया, दूसरा 2 into 8 हो गया, तीसरा होगा 4 into 4, जो यहाँ पर 4 यहाँ पर विजिबल एक दिख रहा है, उसी एक एक्स्ट्रा 4 को यहाँ पर ऐड कर दिया है। आ रही बात समझ में? तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स प्लस 1 by 2, तो ये मैनर्स आ जाएंगे अपने पास। तो n अगर परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर हम बात करें अपनी प्रॉब्लम की, तो अपनी प्रॉब्लम कैसी है, यहाँ पर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 3 की पावर 3 दिख रहा है। तो इस केस में अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल डिवाइजर कितने आएंगे? 4 plus 1 यानी 5 into 3 plus 1 यानी 4 into 2 plus 1 यानी 3 into 7 plus 1 यानी 2, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 1 ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, 5 4 जा 20 3 जा 60 आधे, क्योंकि टोटल डिवाइजर आ रहे थे 120 और 120 डिवाइजर्स हैं, तो वो इस तरह का सीन बनेगा जो 12 में सीन बन रहा था। 60 डिवाइजर इधर वाले 60 आएंगे, उधर वाले 60 मल्टीप्लाई वो 60 माइनस आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक पार्ट और है, लास्ट पार्ट, 10th पार्ट। नंबर ऑफ वेज in which n can be resolved as a product of two divisors, which are relatively prime. अब क्या करना है, n को मेरे को दो डिवाइजर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। n जो नंबर है फिर से लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3, 5 स्क्वायर और 7 टू दी पावर 1, ये नंबर था। अब मेरे को इस नंबर को दो डिवाइजर्स के प्रोडक्ट में लिखना है, लेकिन वो नंबर कैसे होने चाहिए? रिलेटिवली प्राइम होने। रिलेटिवली प्राइम मतलब उनका जीसीडी, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे मैं n को लिखता हूँ p into q, है ना, इस फॉर्म में ब्रेक करना, वेयर जीसीडी ऑफ p and q is 1, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा समझना है इसको। मैंने एक साइड p लिख लिया है, दूसरी साइड q लिख लिया है, और मैं इन नंबर्स को उठाकर कुछ p में डालूंगा, कुछ q में डालूंगा, लेकिन ऐसे डालूंगा जिससे p और q का जीसीडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आए। तो जब मैं 2 पावर 4 को इधर डालूंगा p और q में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 की पावर 2 p में डाल दूं, 2 की पावर 2 q में डाल दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस केस में फिर p और q का जीसीडी 1 नहीं आएगा, जीसीडी कुछ और आ जाएगा। तो अगर मुझे जीसीडी 1 लाना है तो 2 की जो एक्सपोनेंट दिख रही है, ये पूरा एक्सपोनेंट या तो p में जाएगा या फिर q में। तो इसके पास कितने माइनस होंगे? 2। या तो पूरा 2 पावर 4 p में जाए या फिर पूरा q में जाए। सिमिलरली 3 की पावर 3 है, तो क्या सोचिए, क्या ऐसा कर सकते हैं कि 3 की पावर 1 यहां लिख दें और 3 स्क्वायर यहां लिख दें?
नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे केस में देखिए जीसीडी इनका 3 दिख रहा है, जबकि जीसीडी मुझे क्या लाना है 1 लाना, तो ये भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो 3 पर 3 को किस तरह से सेट कर सकते हैं, दो मैनर से, या तो पूरा अमाउंट पी में जाएगा या फिर पूरा अमाउंट क्यू में जाएगा, इसके भी 2 मैनर्स हो गए। सिमिलरली 5 स्क्वायर की बात करें तो पूरा अमाउंट या तो पी में या फिर पूरा अमाउंट क्यू में। 7 की पावर 1 है, इसके भी 2 केसेस होंगे, पूरा अमाउंट पी में या फिर पूरा अमाउंट क्यू में। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट का रोल नहीं आता बच्चों, यहाँ पर रोल आता है प्राइम डिजिट्स का। तो 4 प्राइम डिजिट्स थे यहाँ पर, 2 3 5 7, तो हर प्राइम डिजिट पर 2 इंटरनल केस बनेंगे, पूरा पी में पूरा क्यू में, पूरा पी में पूरा क्यू में। तो टोटल केसेस कितने हो गए, 2 की पावर, यहाँ से देखिए 2 into 2 into 2 into 2, दैट इज 2 raised to the power 4। लेकिन ये जो मैनर हम निकाल रहे हैं पूरा पी में या पूरा क्यू में, तो यहाँ पर पी और क्यू का रोल भी तो इंटरचेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक केस ये ले लिया कि पी में ये ले लिया, आप जो काउंटिंग ये कर रहे हो 2 power 4 यानी 16 जो आंसर दे रहे हो, उसमें एक मैनर ये होगा जैसे पी में आपने ये डाला होगा और क्यू में ये डाला होगा, और एक काउंटिंग आपकी जो काउंटिंग उसमें ये भी तो हो सकता है कि ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। तो बताइए क्या इसको आप 2 मैनर बोलेंगे या फिर एक ही मैनर बोलेंगे? यार ये 2 डिवाइसेस का प्रोडक्ट है, 16 को 8 into 2 बोलो या फिर 2 into 8 बोलो, बात तो वही है ना। तो इस केस में नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, नंबर ऑफ वेज आ जाएगा कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 raised to the power 3, है ना बच्चों। तो एक जनरल फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, 2 की पावर n-1 आ जाएगा, है ना, 2 की पावर n-1। यहाँ पर n क्या है, n विद द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन्वॉल्व इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर, यानी ये जो गिवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने डिस्टिंक्ट प्राइम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पर 4 प्राइम्स हैं, कौन कौन से, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, 4 डिस्टिंक्ट प्राइम इन्वॉल्व हैं, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 3। अगर यहाँ पे 10 डिस्टिंक्ट प्राइम होते तो 2 की पावर 9 आंसर आता है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।